अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज जुमेरात का दिन है। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छे से गुजार पाएं आप। शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज के साथ। अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। साथ साथ दूसरा सेगमेंट हमारा बहुत अहमियत का हामिल है। इस वक्त गर्मी जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और हीट वेव्स का जो सिलसिला है वो भी मुल्क भर में जारी है। जो सदर्न रीजन है ख़ासतौर पर ज़्यादा गर्म दिखाई देता है, लेकिन बहरहाल बारिश का क्या सिलसिला होगा, गर्मी का जोर कब टूटेगा और एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं हीट वेव से बचने की, इस पर भी बात करेंगे। अवाम के लिए एक, अगर बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जाए तो अवाम के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ अनाउंस किया गया है, जो कि सुन के यकीनन डेफिनेटली अवाम में एक खुशी की लहर दौड़ी है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की जानिब से और साथ साथ सदर नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जानिब से एक इजलास की सदारत की गई, साथ साथ जिसमें बजट मुशावरती इजलास था, जिसमें डिस्कशंस हुई कि बजट के हवाले से जो प्रोसीडिंग्स हैं या फिर रिलीफ की जो एफर्ट्स हैं वो किस तरह सामने आ सकती हैं। तो तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स थे, हुकूमती अहल जो ओहदेदारान हैं, उनकी तरफ से ये बात आई है कि जो रिलीफ है वो हर मुमकिन कोशिश बनाई जाए, चाहे हालात जो भी हों, लेकिन अवाम को रिलीफ देना है। साथ साथ हमने देखा कि जिस तरह साबिक वज़ीर आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बजट मुशावरती इजलास था उसमें अपने वसी तर जो सियासी और उमूर के हवाले से, इंतज़ामी उमूर के हवाले से जो तजर्बात थे उसकी रोशनी में तमाम तर जो हैं वो हिदायत जारी की। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा भी मौजूद थी, उन्होंने भी रिलीफ एफर्ट्स की जो तजावीज़ थी वो पेश की। और यकीनन बहुत अहमियत का हामिल ये इजलास इसलिए भी था जिसमें तमाम तर सुप्रीम लीडरशिप जो थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब शामिल थे, साथ साथ नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ साहब ने भी हेड किया इस सिचुएशन में, और साथ साथ मरीम नवाज साहिबा भी शामिल। तो यकीनन एक रिलीफ की जो एफर्ट है नून लीग की जानिब से पूरी आवाम को, अब उसी पर बात की जा रही है। बहुत खुशाइंद है जी। जिस तरह हम देख रहे हैं कि पेट्रोल यके बाद दीगरे कम हुआ, उसके बाद हम देखते हैं कि जिस तरह जो बाकी उमूर थे उनको भी कंट्रोल किया गया, जो कि इकॉनमी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश में थे, उन पर भी बहुत स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस रखा गया है, ख़ासतौर पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी, फिर उसके बाद मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेड जिसमें अफगान ट्रांजिट भी आ जाता है, डॉलर की जो रोकथाम थी, जो प्राइस हाइक्स थी, यकीनन बहुत अहम इकदाम हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन थैबो साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। हुसैन, कैसे हैं आप? जी जनाब, मैं ठीक। आप कैसे सर? बिल्कुल ठीक ठाक। हुसैन, बहुत अहम इजलास था यकीनन। हमने देखा कि बजट आने वाला है और फिर उसके बाद उस प्री बजट डिबेट जो है वो डिस्कस की गई है। तमाम तर जो एफर्ट्स हैं रिलीफ की उनको हाईलाइट किया गया है। कितना खुशाइंद है आने वाले एक साल के लिए? देखिए जी, मैं अर्ज़ करूँ ना कि जिस तरह से PMLN की जब भी हुकूमत आई है जी, वो चाहे 2013 में, तो उन्होंने आते साथ ही जो आम आवाम है उसकी खुशहाली के लिए वो सबसे पहले सही स्टेप्स लेते हैं। सही। जब 2013 में भी हुकूमत आई तो उस वक्त सबसे बड़ा बहरान जो था वो बिजली का था, वो एनर्जी क्राइसिस थे। वो एनर्जी क्राइसिस में पाकिस्तान को बाहर निकाल के ले आए, जी, जो 2018 में आके फिर मिस मैनेज हुआ, जिसकी वजह से कुछ खराबियां हुई। कल सदर मुस्लिम लीग नून, कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब ने भी बड़ी अच्छी अपने एक्सपीरियंस भी जी, शेयर किए, जी, और अपनी जो टीम है, जो उनके भाई हैं, जो उनकी बेटी है, ख़ास तौर पे दो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं, जी, क्योंकि जी, पंजाब आधे पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, उनको मोटिवेट किया, उनको इनकरेज किया, जी, उनको गाइडलाइन दी। मैं समझता हूँ कि PMLN का फोकस है, और ख़ास तौर पे पूरे पाकिस्तान में जितनी भी इस वक्त हुकूमत है उसका, वो सिंध हो या मैं अभी बलूचिस्तान में भी था तो जी, बलूचिस्तान हो, और उनका फोकस है कि आवाम को बेहतरी लाया जाए, आवाम के जो बेहतर इकदामात हैं जो आवाम के फ़ायदे में है, आवाम को किसी भी सूरत में रिलीफ दिया जाए। सही। और PMLN इस इकदाम में मैं समझता हूँ कि कामयाब होगी, और हम अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जिस तरह से कल उन्होंने कहा भी, तो आवाम को अच्छा रिलीफ होगा, और इसी में बेहतरी है कि आवाम को कुछ रिलीफ मिले। जो आवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, एक महंगाई है उसके दलदल, जी, और जी, हमने जी, देखा जिस तरह से आपने इंट्रो में भी बताया कि हालिया जिस तरह से ऑयल प्राइसेस कम किए गए, इन स्पाइट ऑफ दैट के वो इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपने अच्छे स्टेप्स ले रहा है। और हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है ना, हम बहुत IMF ज़्यादा के साथ भी डील IMF की, मुज़ाकरात जारी हैं और तमाम तर चीज़ें और इस उसके सिचुएशन में। साथ जी, साथ SIFC के जो बिल्कुल, जी, प्लान है उसमें बहुत अच्छी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हो रही है। हमारे पास पैसे आ रहे हैं, और अगर पैसे आएंगे तो ये तो कुछ भी नहीं है। अभी जी, हमें वो बलूचिस्तान में हम थे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे हमें प्रेजेंटेशंस दी गई, रिकॉर्डिंग किए, बाकी जो वहाँ पे माइंस एंड मिनरल हैं, ये 20-25 बिलियन डॉलर, तो मतलब वो एक एक प्रोजेक्ट की, छोटे राइट, छोटे सही प्रोजेक्ट्स के थे। तो सही। पाकिस्तान के अंदर रिसोर्सेज बहुत हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त हमारी हुकूमत में जो जी, लोग हैं, एहसन इकबाल साहब से भी हमारा एक अच्छा इंटरेक्शन कोई 1.5 घंटे का रहा।
तो दे आर विलिंग टू डू समथिंग सिंसियरली और सीरियसली। तो मैं समझता हूँ कि आवाम के लिए बेहतरी है और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ठीक होती जाए इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जहाँ रिलीफ की बात आती है, यकीनन हमने देखा कि पहले दिन से, इनफैक्ट हम अगर थोड़ा सा डाउन द मेमोरी लेन हम पिछली जो 16 माह की गवर्नमेंट थी उस पर भी नज़र डालें तो अंडर द शैडो ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़बरदस्त एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी जिससे बाहर निकलने की कोशिशें की गई। वहाँ पॉलिसी मेकिंग हुई, बहुत से ऐसे फैसले थे जो किए गए। फिर उसके बाद हमने देखा कि अब जो इलेक्टेड सेटअप है अगेन अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, आपको नहीं लगता कि मुश्किलात बड़ी थी लेकिन बहुत खुश उसलूबी से उन्हें हल कर लिया गया? देखिए, जो पीडीएम की 16 महीने की हुकूमत थी जिसमें उन्होंने बहुत मुश्किल फैसले भी किए, अपने ऊपर क्रिटिसिज्म किया बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको फ्रूट कब मिलता है, रिजल्ट कब मिलता है? जब हमने देखा कि इलेक्शन में वही पीडीएम की जो मेंबर्स थे वो जीत के आए, वो दोबारा आए, तो इसका मतलब ये है कि अवाम ने ट्रस्ट किया, अवाम ने उनको दोबारा वोट दिया और हुकूमत में लाए और जिसकी वजह से वही उन्होंने उसी चीज़ की कंटिन्यूएशन की। ख़ास तौर पे हमने जो 2018 से बहुत ज़्यादा हमने अपने मसाइल क्रिएट कर दिए थे इंटरनेशनल महाज पे, किसी को से नो बोला था हमने, किसी को एब्सोल्युटली नॉट बोला था हमने, वो बड़े अच्छे तरीके से हमने उस पर भी कंट्रोल किया। और इस वक्त जो हमारी करंट हुकूमत है उन्होंने एक सोवरेन स्टेट का रोल प्ले किया। उन्होंने मरहूम जो प्रेसिडेंट थे ईरान के उनको बुलाया और उनको बताया कि हम आपके साथ ट्रेड भी करना चाह रहे हैं और इन स्पाइट ऑफ उसके प्रेशर किसी का हो या ना हो, और हमने ये भी कोशिश की कि किसी सूरत में सऊदी अरब और ईरान आपस में बैठ के, क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा का मौक़िफ़ रहा है कि रीजन तरक्की करते हैं, खित्ते तरक्की करते हैं, एक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वो चाहे पड़ोसी मुल्क हमारा ईरान हो, चाहे पड़ोसी मुल्क हमारा अफगानिस्तान हो, चाहे पड़ोसी मुल्क हमारा भारत क्यों ना हो, हमने हमेशा उनके लिए भी पैगाम मोहब्बत का भेजा है। और पाकिस्तान की बहुत अच्छी पॉलिसी, सबके साथ अच्छा ट्रेड, अच्छे रिलेशन, जिसमें जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी पूरी टीम को ये क्रेडिट जाता है कि वो बड़े अच्छे तरीके से अपने बेहतरीन फैसले कर रहे हैं और आवाम को अभी देख भी रहे हैं। और वो जो पेन था आवाम में, वो जो फ्रस्ट्रेशन थी, वो ख़त्म हो रही है। बाकी बात है एक पार्टी के जो मिसगाइडेड हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे नौजवान हैं, उनका कोई हल नहीं है। वो एक मतलब वो पुजारी टाइप के एक एजेंडा लेके हर चीज को, हर पॉजिटिव चीज को भी नेगेटिव में ले जाना, उसके खिलाफ इंटरनेशनल महाज पे बातें करना, सोशल मीडिया भर देना, पाकिस्तान के खिलाफ बात करना, मतलब वो तो मैं समझता हूँ कि जाहिलों की एक फौज है, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी जो अवाम है, अवाम को इस वक्त बात समझ में आ गई है कि बहुत अच्छे इक़दाम हो रहे हैं और हुकूमत सिंसियर है और जो लीडरशिप है वो सीरियस है। वो चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PMLN हो, चाहे उनके इत्तेहादी हो, सारे सिंसियरली और सीरियसली इस चीज़ को देख रहे हैं कि किस तरह से आवाम को रिलीफ दिया जाए और बजट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेहतरी आएगी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक अहम सवाल और भी करना चाहूँगा। जिस तरह हमने देखा कि CM पंजाब साहिबा मरीम नवाज साहिबा बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थी, खुद उन्होंने एतराफ़ भी किया कि CM बनना आसान काम नहीं है। यकीनन पहली खातून वज़ीर की हैसियत से हमने देखा कि जिस तरह वो बड़े प्रोएक्टिवली अंदाज से काम कर रही हैं, फिर हर तमाम तक जितने इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जा रहा है। हेल्थ सेक्टर पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है, दीगर जो शोबाजात थे उन पर बहुत काम किया गया है। पुलिस रिफॉर्म्स की तरफ हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं मरीम नवाज साहिबा की। कितना खुशाइंद है, क्योंकि ज़ाहिर इस इजलास में भी उन्होंने तमाम तर जो तजावीज़ थी पंजाब के हवाले से वो भी सामने रखी लीडरशिप के, नून लीग के, कि ये तमाम तर जो इशूज़ हैं इनको एड्रेस करना ज़रूरी है और ये जो पेशरफ्त है एफर्ट्स की रिलीफ की उसको भी सामने रखा उन्होंने। क्या कितना खुशाइंद है? देखें, जो हेल्थ और बाकी जो मामला थे इसमें सिंध थोड़ा सा बाकी प्रोविंस से बेहतर था। अभी हमने हालिया देखा कि जिस तरह से वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा वो प्रैक्टिकली हर जगह पे जा रही हैं, बिल्कुल और उन्होंने एक तो हेल्थ सेक्टर को बहुत फोकस दिया है। उन्होंने मोबाइल वैन क्रिएट किए हैं, मोबाइल हॉस्पिटल्स क्रिएट किए हैं, और उसकी कोई रीज़न नहीं है कि वो जितना एक्टिवली काम कर रही हैं कि उसको अप्रिशिएट ना किया जाए। बिल्कुल सही। लेकिन अब
उसको एक ही सेंटेंस से वो अप्रिशिएट कर रहे होते हैं मुखालफिन के, ये नानी, भाई नानी होना कोई गुनाह है? जी मतलब उसने अपने आप को इतना जबरदस्त तरीके से मैं इसी क्रिटिसिज्म की हम वो बात कर रहे थे ना, जो पहले सोशल मीडिया पे जी ये बिल्कुल। अब बहुत उनके पास इखलाकियात से गिरी भी गिरी हुई। जी, अच्छा, जबकि मरियम नवाज साहिबा ने पहले दिन अपोजिशन लीडर के पास खुद चल के गई और उन्होंने उनसे अंकल कह के उनसे बात की कि आप हमारे भाई हैं, आप हमारे अंकल हैं, हम मिलके बैठ के काम करेंगे और पंजाब के लोगों के लिए काम करेंगे, पंजाब की बेहतरी के लिए काम करेंगे। डेफिनेटली बड़ा अच्छा और जेस्चर होता है मैं ये, समझता जी, हूं सही। कि मरियम नवाज साहिबा जिस तरह से एक्टिवली काम कर रही हैं, जिस तरह से पब्लिक में जा रही हैं, जिस तरह से पब्लिक उनको रेस्पॉन्स कर रही जिस है, तरह से दिल जीते जा जीते जा रहे हैं, उसका अपोजिशन के पास कोई सिवाय नेगेटिविटी क्रिएट सिवाय तड़पने के उसके और उनके पास कोई सही, उसका रीजन नहीं सही, है सही। और बहुत अच्छा काम करे। इवन सिंध में बहुत अच्छा काम हो रहा है, बाकी जगहों पे भी मैं जो केपी के है वहाँ पे अभी सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है। अब वो वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है वो कहता है जी मैं गवर्नर को कमरे में से उठा दूंगा और बहुत उस तरह से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मतलब फैलाई जा रही है, जी, सही। और उसको ये पता होना चाहिए कि 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंस इंडिपेंडेंट एंटिटी जरूर है, लेकिन बजट पैसे मंजूर तो वो वफाक करेगा और एनएफसीए के तहत आपको पैसे वफाक, तो वो उनको समझना चाहिए, अवाम के लिए कुछ करना चाहिए। और अब ये लड़ाई झगड़े नेगेटिविटी के बजाय पॉजिटिविटी लाए और अब तमाम मिलके इस पाकिस्तान के लिए सोचें। पाकिस्तान में इतना बड़ा पोटेंशियल है, वो हर सेक्टर में, आप जिस सेक्टर में आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है। जरूरत इस बात की है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, हमारी जो अस्करी क़यादत है, उसमें एक सस्टेनेबिलिटी है, वो एक मैच्योरिटी के साथ काम कर रहे हैं। और जो अभी इस वक्त SIFC को भी हेड कर रहे हैं हमारे आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब, उन्हीं की क़यादत में ये SIFC के प्रोजेक्ट जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज़ स्टोरी, जो इंटरफेथ हारमनी की प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मैसेज दिया है। यकीनन हारमनी, पीस, अमन पसंद होना, ये पाकिस्तान की जो है वो तमाम तर दुनिया में इमेज है जो सबके सामने है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुलाकात की बुद्धा रहबाओं का जो वफ़द था उससे, और साथ साथ श्रीलंकन जो मजहबी उमूर के उनके मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात हुई और यकीनन बहुत एक पॉजिटिव मैसेज दिया कि यहाँ उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपलॉड किया कि जो पाकिस्तानी दस्ते हैं यूनाइटेड नेशंस के साथ, वो सूरज से ज़्यादा इलाकों में बेहतरी के लिए काम जारी रखेंगे। कितना खुशाइंद है, मुझे बड़ा खुशी होती है when I read about all our military officials के जो दस्ते इस तरह जाते हैं, अमन मिशन के लिए जाते हैं, काम करते हैं और साथ साथ मुल्क का वज़ीर आज़म अगर उनको अपलॉड करे और फिर तमाम तर चीज़ों को प्रमोट करे, कितना कितना ज़बरदस्त है ये। अच्छा, फॉर द पीस ऑफ पाकिस्तान। मैं इस पे तो आता हूँ कि इंटरफेथ हारमनी पे ख़ास तौर पे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उनका कितना फोकस है और चीफ मिनिस्टर पंजाब का कितना फोकस है। क्योंकि अभी छोटा सा एक सरगोदा में इंसिडेंट हुआ था, तो जो रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर थे अरोड़ा सिंह साहब, वो हमारे साथ थे, हम बलूचिस्तान में थे। मरियम नवाज साहिबा ने उसको इमीडिएटली पंजाब बुलाया और इंटरफेथ हारमनी क्रिएट करने के लिए उनका फोकस था। ये बुधा के लिए सिर्फ मैं ये बता दूं कि एक हमारे दोस्त हैं इमरान शौकत, ये पूरा इवेंट उसने अरेंज किया था। मैं इस इवेंट में गेस्ट स्पीकर था इस्लामाबाद में, लेकिन मैं इस वजह से कोयटा में था तो मैं नहीं जा सका। ये तो अलग बात है कि ये इंटरफेथ हारमनी, लेकिन सिर्फ इसको क्रिएट करने से जो हमारे पास टूरिज्म आएगा वो उस पे एक उन्होंने प्रपोजल, एक प्रेजेंटेशन दी जिसमें हमें $20 बिलियन जो है वो हमें सिर्फ इस बुधा के हम उनको हम अलाउ करते हैं और टूरिज्म क्रिएट करते हैं तो हमें कितना रेवेन्यू आएगा। और वो ये वजीर आजम साहब ने तो कल उनसे मिले और उनको एक इनकरेज किया, उनको सपोर्ट किया। असल जो हमारा लार्जर इंटरेस्ट है, हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम इस बुधा कम्युनिटी को, हम सिख कम्युनिटी को, बाकी माइनॉरिटीज को और बाकी जो लोग दुनिया से पाकिस्तान में सियाहत के लिए आते हैं, टूरिज्म के लिए आते हैं, बहुत बड़ा पोटेंशियल है इस सेक्टर में हमारा कि हम उनको अलाउ करें, वो आए। और ये जो हमारे पास इसमें इतना टाइम नहीं होगा कि मैं ब्रीफ कर सकूं, ये जो बुधा का जो रिलीजियस हमारे साथ एसोसिएशन है, इनिशिएटिव पाकिस्तान से हुआ है। उनकी सबसे बड़ी जो होली प्लेसेस है
وہ پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا کریڈٹ جاتا ہے عمران شوکت کو، جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا. کل وزیر اعظم صاحب سے بھی انہوں نے ملایا اور ریلیجیس افیئرس کے کل انہوں نے بڑا ایک زبردست قسم کا اسلام آباد میں سمپوزیم بھی کرایا اور بتایا دنیا کو کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے. یہاں پہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کے فارمولے کے تحت ہم جانتے ہیں کہ یہ پاکستان جتنا گرین میرا ہے اتنا ہی وائٹ اس ہمارے مائنارٹیز تو میں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ وہ ہمارے دوسرے مذہب کے جو لوگ ہیں ان کا ہے، اور وہ آئیں، وہ پاکستان میں آئے، وہ چاہے سکھ ہو، وہ چاہے بدھا ہو، وہ چاہے کرسچن ہو، جن کی ہمارے پاس ہولی پلیسز ہیں وہ ٹورزم کے لیے پاکستان آئے. اور اسی طرح سے یہ بیسیکلی انٹرفیتھ ہارمنی کے ساتھ ساتھ اکانومی بوسٹنگ کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹس ہے. یہ ٹورسٹ آئے گا، یہ یہاں پہ کھانا کھائے گا، یہ یہاں پہ رہے گا، یہ سارا ہمارا پیسے جنریٹ ہوں گے. اچھا، آپ نے اروڑا صاحب کا بھی ذکر کیا، مائنورٹی افیئرس کے منسٹر، اور ساتھ ساتھ انہوں نے جس طرح پہلے سکھ بھی مانے جاتے ہیں کہ جو کہ پنجاب کیبنٹ کا حصہ بنے، یقیناً جس طرح مریم نواز صاحبہ نے آپ نے کاوشوں کا ذکر کیا کہ جس طرح وہ تمام تر کمیونٹی کو، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا گزشتہ روز پہلے بھی وہ ایک ایونٹ میں پہنچی، وہاں انہوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا، نواز شریف صاحب کا ذکر کیا کہ ہم امن چاہتے ہیں، پیس لوننگ نیشن ہے. تو کتنا زبردست ہے، کیونکہ جو موجودہ دور ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولرائزیشن بہت زیادہ ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ دیگر ایشوز پہ ہوتی. کتنا خوش آئند ہے عوام کی جو ذہن سازی ہے اس کے لیے کتنا بہتر ہے یہ. اچھا، اس میں جو ہماری بہت ساری ملاقات ہوئی ملٹری لیڈرشپ سے، تو وہ ایک چٹم ہاؤس ہوتا ہے، وہ ہم کوئی بھی چیز ڈسکلوز نہیں کر سکتے. میں اتنا ضرور بتا دوں کہ اروڑا صاحب نے وہاں پہ ایک سوال کیا تھا کہ ہم باہر سے جو ہمارے سکھ بھائی ہیں جو آنا چاہ رہے ہیں اس ٹورزم کو ہم بڑھانا چاہ رہے ہیں، تو اس پہ ایک تو ہماری ملٹری لیڈرشپ نے ان کو ویلکم کیا اور میکسیمم سپورٹ کرنے کی بھی ان کو ایشورنس دیا گیا. اور خاص طور پہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں ان کا جو ویژن ہے، وہ جس طرح سے یہ ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کے لیے وہ ایک پیار محبت کا وہ ایک پیغام رکھتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج جائے. جو کچھ دن پہلے وہ اس کے کچھ ڈینٹ پینٹ ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب گورنمنٹ کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ وہاں پہ جو مائنارٹیز کے لوگ ہیں، ایک عسکری لیڈرشپ کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی تو اروڑا صاحب نے کہا کہ میں منسٹر ہوں مائنارٹیز کا، تو انہوں نے کہا میں یہ لفظ نہیں مانتا. انہوں نے کہا آپ اپنا نام جو ہے نا وہ اس طرح چینج کروائیں، کچھ اور نام رکھوائیں، کیونکہ ہم کسی کو بھی مائنارٹیز میں نہیں کنسیڈر کرتے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. تو جب اتنا زبردست قسم کا میسج ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان میں یہ بدھا جس طرح سے انہوں نے انیشیٹو لیے ہیں، یہ ہمارے پاس آئیں گے، ہمارے پاس سکھ بھائی آئیں گے. اور یہ ٹورزم ہے بیسیکلی، تو یہ دنیا میں کتنے ممالک ہیں جن کے پاس اور کوئی سورس آف انکم ہی نہیں ہے سوائے ٹورزم. ان کا ٹورزم بہت بڑا سورس آف انکم ہے. ہمارے پاس دنیا کی بہترین لوکیشنز ہیں، ہمارے پاس سمندر ہے، ہمارے پاس جھیل ہے، ہمارے پاس پہاڑیاں ہیں. ہمارے سوات میں چلے جائیں، دیکھیں امیج ہوتا ہے نا، آپ نے امیج کریٹ کیا ہے سوات کو، اور اگر آپ سوئٹزرلینڈ کو دیکھیں گے تو ایک جیسا ہی ہے، لیکن سوئٹزرلینڈ کو آپ دیکھیں گے آپ کو ذہن میں ایک دم آئے گا واو کیا بات ہے. سوات کو آپ دیکھیں اچھا طالبان، میری نظر میں تو زیادہ خوبصورت ہے. بہت زیادہ جو نیچرل ٹرینز ہمارے پاس ہیں وہ نہیں ہے دنیا میں. آپ تو ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں گھومتے رہتے ہیں تو کتنا زبردست ہمارا پیارا پاکستان ہے. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پاکستان کی امیج بلڈنگ کریں، ہم پرسپشن کریٹ کریں، ہم دنیا کو ایک پازیٹیو میسج دیں جس میں ہمارے غیر مسلم بھائی کو ہونا بہت ضروری ہے اور ان کو فریڈم دینا چاہیے. اور وہ جو یہاں پہ جس طرح سے رہنا چاہ رہے ہیں، جس طرح سے گھومنا چاہ رہے ہیں، ان کو وہ دیا جائے. تو پاکستان کا بہت بڑا پوٹینشل ہے. ایک میں سروے پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کی کوئی $13 بلین جو ہے وہ ہمیں صرف اور صرف اس ٹورزم سے ہم کریٹ کر سکتے ہیں ایئرلی، اگر ہم اس کو پراپر طریقے سے. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ہماری حکومت ہے شہباز شریف صاحب کے لیڈرشپ میں، وہ سنسیئرلی اور سیریسلی ان تمام پروجیکٹس پہ سوچ رہی ہے. اور اگر یہ ہم ایک ایک لے کے چلیں تو یہ ہمیں 1 بلین 2 بلین کے لیے گھٹنے نہیں ٹیکنے پڑیں گے IMF کے سامنے. یہ ہمارے اپنے پیسے آ جائیں گے اور ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ترقی. حسین صاحب 1 منٹ ہے بالکل ہمارے پاس. جو ہم نے دیکھا کہ چیئرمین پی سی بی
मोहसिन नकवी साहब की तरफ से स्टेटमेंट आती है, कहते हैं जी कौम टीम को एक मौका और दे, 1 महीने में जीत के दिखाएगी इंशाल्लाह। मेरे तो दिल की आवाज़ है, आपकी भी दिल की आवाज़ होगी कि सर मैं बताऊं ना, जी। हमारे पाकिस्तान में ना लोग क्रिकेट को मजहब के बाद देखते हैं ना, बड़ा वो उसको बड़ा जुनून, जोशो वलवला है। वो जी, जी। उसके साथ ना सेंटिमेंटली उनका Sentimental वो है, एक प्यार है, लगाव है। तो हमने कल वहाँ पे भी देखा कि जो पाकिस्तानी गए थे, अगर देखिए हार और जीत तो होती है ना, अब पाकिस्तान के पास बेहतरीन खिलाड़ी है, बेशक, दुनिया के बेशक। बेस्ट जी, जी। बॉलर हैं, दुनिया के बेस्ट बैट्समैन हैं। जी, जी। मैं समझता हूँ मोहसिन नकवी साहब ने ये जबरदस्त किस्म की एक एडवाइस दी है पाकिस्तानियों को, तहम्मुल तुम मिजाजी से। जीतो या हाँ, हारो, हमें तुमसे प्यार है। हमें तुमसे क्या प्यार बात है, है, क्या बात और है। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। बेशक हुसैन, बहुत शुक्रिया, आप एनर्जी इंजेक्ट कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे मौसम की सिचुएशन पे और किस तरह इससे प्रिवेंशन या एहतियाती तदाबीर कहेंगे, क्योंकि गर्मी भी एक बहुत बड़ी नेमत है, धूप भी एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन थोड़ी ज़्यादती से अगर बचा जाए तो किस तरह बचा जाए। कीप वॉचिंग द बेटा। सड़कों और गुजरगाहों के अतराफ और राहदारियों पर तामीरात व तजावजात न सिर्फ गुजरने वालों के लिए दुश्वारी का बायस बल्कि ट्रैफिक की रवानी में भी मुश्किलात का सबब। नाजायज तामीरात व तजावजात गैर कानूनी, ऐसे अनासर की हौसला शिकनी कीजिए, अपने हक के लिए आवाज उठाएं, तजावजात के खिलाफ मुतलका फोरम पर शिकायत दर्ज करवाएं। फुटपाथ पैदल चलने वालों का हक, अपने हक पर किसी को कब्जा ना करने दें। Is it going to go over his head? Oh, no way! क्रिकेट की नई जंग। Sweep the one, looks like a hit. जज्बे और जुनून के साथ Oh, he's gone! T20 वर्ल्ड कप एक और मार्का, हर कदम जीत की उमंग, बड़ा इवेंट, तगड़े मुकाबले, That's a six. बढ़ना है आगे। रुकना नहीं। Finding you. कौन बनेगा वर्ल्ड चैंपियन? देखिए प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 पीर तक जुमेरात शाम 4:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज। Welcome to PTV Global app. Explore dramas and discover documentaries. Engage with current affairs and Pakistani culture. Available worldwide. Live streaming. Free for all users. Download now on Play Store and Google Play. कुदरती नेमतों के साथ साथ मदनियात के खजाने, हम सब का पाकिस्तान। जंगलों के घर नौकरी करने से बेहतर है बंदा नौकरी छोड़कर खुद घर बैठ जाए। मेरी 3 महीने की तनख्वाह को मेरे सर का सदका समझकर अपने पास रख लेना। हम इस घर में एक मेड रख लेते हैं जो हमारे लिए जासूसी करेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हसीना रुबीना की चेली थी। मेरा नाम है जमीला सियानी उर्फ जिम्मी, मैं कोई मामूली मेड नहीं हूँ। मेरी पहली बीवी है रुबीना। और मैं सलीम की दूसरी बीवी दिलरुबा। अगर मैं कुछ ऐसा करूँ कि आप लोगों का राज भी खुल जाए और आपको वो लात मार के भी घर से बाहर ना निकाले तो कैसा रहेगा? आपको ना अभी एक बहुत बुरी खबर सुनने को मिलेगी। बुरी खबर? वो आपकी किराएदार नहीं है ना, उसके साथ शादी कर ली है। नहीं!
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे, हमने जैसा अनाउंस किया था कि हम मौसम के वाले से बात करेंगे। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में एक हीट वेव सी की सिचुएशन है। 29 तारीख से हमने देखा कि हीट वेव्स का सिलसिला शुरू हुआ सदर्न रीजन में ख़ास तौर पर, और ये 1 या 2 जून तक जारी रहेगा। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये बताया कि तमाम तर जो सिचुएशन है, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त बारिशों का भी कोई ख़ास सिलसिला नहीं है, और उसके बाद जो मानसून का सीज़न है वो भी सर पे खड़ा हुआ है, तो किस तरह का हाल अहवाल होगा। कहा यह भी जा रहा था कि या तो कल या आज या फिर आने वाले 1-2 दिनों में कराची में जो साल का गर्म तरीन दिन है वो भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। 43 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो है वो मौसम अब जो है वो राइज कर सकता है टेम्परेचर, तो यकीनन एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। अच्छा, इस कौम की अगर बात करें तो बड़ी रेजिलियंस है। अब मैंने जिस तरह देखा है कि सड़कों पर जगह जगह कैंप्स लगाए गए हैं, लोग पानी पिला रहे हैं आने जाने वालों को, रिक्शा या ट्रैफिक के अंदर बहुत से ऐसे हमारी यूथ है कि जो जिस तरह शरबत हैं, दीगर जो ठंडी मशरूबात हैं वो पिलाए जा रहे हैं। तो बड़ी रेजिलियंस है इस कौम में। हमें एक होता दिखाई देते हैं जब कोई आफत या इस तरह की नागहानी कैफियत आ जाती है अल्लाह पाक की तरफ से, तो बड़ा सब्र जमील भी अल्लाह ताला फरमाता है इस कौम को, और फिर जो कौम है वो एक जान बनकर काम करती है, तो ये बड़ा खुशाइंद भी हो जाता है। तो जी अल्लाह पाक की तरफ से इम्तिहान है, थोड़ी सी गर्मी है, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। तो मेरा ख्याल से कोई ऐसा मसला नहीं है, 2-3 दिन की बात है, इंशाल्लाह मौसम फिर बेहतर हो जाएगा। वाला जी इसको डिस्कस कर लेते हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। जवाद मेमन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वेदर एक्सपर्ट हैं जवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। आपके साथ डॉक्टर शाइस्ता तबस्सुम तशरीफ फरमा है, जनरल फिजिशियन। डॉक्टर साहब आपने भी बहुत वक्त निकाला, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम। मैं जवाद से शुरू करूँगा, फिर आपकी तरफ आऊँगा। जवाद भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो इम्तिहान की सी कैफियत है, चूँकि ज़ाहिर है मौसम हर तरह, और मैं इसको फिर भी एक नेमत समझता हूँ। उन ममालिक से पूछें कि जहाँ ना सूरज दिखाई देता है, ना धूप दिखाई देती है, ना गर्मी का कोई एलिमेंट मौजूद है, जैसे कनाडा है, नॉर्दर्न रीजन है, क्या कहेंगे ये जो हीट वेव का सिलसिला है कितने दिन जारी रहेगा, और फिर उसके बाद जो आने वाला मौसम है वो किस तरह का होगा, बताइएगा। देखिए उमर भाई, पिछले 1-1.5 हफ्ते से तो मुल्क के अक्सर इलाकों में जो है ये शदीद सिलसिला जारी है। ठीक है। लेकिन इन दिनों एक कमज़ोर मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ में, पंजाब में थोड़ा सा इफेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पर जो है वो कुछ हद तक मामूली आप कह सकते हैं कि रिलीफ मिला है, शिद्दत में थोड़ी बहुत कमी आई है। लेकिन सिंध में जो है वो अभी भी शिद्दत जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर है। ठीक है। डेली बेसिस पे जो है वो हमारे इलाके जो है वो 50 या 50 डिग्री से ज़्यादा रिकॉर्ड हो रहे हैं, और अभी जो मैक्सिमम गया है वो 52.2 गया है, ऑलमोस्ट हमारे नेशनल रिकॉर्ड तक जो है वो रीच हो रहा है। ठीक है, सही है। अब कल से जो है वो कराची और सदर्न सिंध के जो दीगर इलाके हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं स्पेशली, यहाँ पर जो है वो एक प्रॉपर हीट वेव का सिलसिला शुरू हो गया है, और ये तकरीबन 28 तारीख से लेके 29 तारीख से लेके तकरीबन 1 जून तक जो है वो रहेगा। और इसी दौरान जैसे आपने इंट्रो में भी बताया कि साल का जो है वो गर्म तरीन दिन कराची और उसके आसपास के एरियाज़ में जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही। कल जो हमारे पास ऑफिशियल रीडिंग थी वो 41.5 की थी, लेकिन कुछ इलाकों में दर्जे हरारत जो है वो 42.5 या 43 तक आप कह सकते हैं कि रीच हुआ है। जी जी, सही, बिल्कुल सही है। मैं ज़रा डॉक्टर साहब की तरफ आऊँगा, क्योंकि जो सिचुएशन आपने बताई है डॉक्टर साहब, हम अमूमन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ऐसी चीज़ों को कि कोई बात नहीं, निकल जाएंगे बाहर, काम करके आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होगा। डिहाइड्रेशन का एलिमेंट आ जाता है, फिर उसके बाद एकदम से हमने देखा कि बहुत से लोग चक्कर आने की सिचुएशन पैदा हो जाती है, चलिए ब्लड प्रेशर लो हो गया या कुछ तरह की सारी कैफियत हो गई। क्यों एहतियाती तदाबीर नहीं लेते? धूप का होना, गर्मी का आना, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। सर्दी भी कुछ इलाकों में ज़्यादा आ जाती है, वो भी एक नेचुरल प्रोसेस है। तो ऐसे में उसको एंजॉय करें, ना कि उसको अपने लिए ज़हमत बना लें। किस तरह इसको बेहतर किया जा सकता है? देखें, ऐसा है कि हमारे लोगों के अंदर काफ़ी शऊर आया है जब से सोशल मीडिया आया, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और आपका टीवी, इनके थ्रू तो इनको काफ़ी अवेयरनेस या मालूमात है। लेकिन बात यह है कि कुछ लोग मजबूरी की वजह से उनको बाहर निकलना पड़ता है। अगर वो एहतियात रखें, मतलब आपको मैं इस तरह बताऊं कि इमरजेंसी से मेरा ताल्लुक़ है, तो हमारे पास पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादातर जो ख़वातीन, बूढ़े जो आ रहे हैं और छोटे बच्चे के घबराहट, मतली का होना, सर में दर्द और ब्लड प्रेशर या तो उनका बहुत बढ़ा हुआ है या बहुत शॉर्ट, मतलब कम हुआ है, दोनों तरफ की कैफियत है। अच्छा, बुखार जो है वो 102, 103, 104 से वो क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जिनको हीट स्ट्रोक हो गया है। अच्छा, हीट स्ट्रोक जो है ना वो एकदम जैसे इन्होंने बताया कि 40 और 50 डिग्री सेंटीग्रेड इंसान के जिस्म के लिए मौजू नहीं है। और उसके अंदर जब हीट स्ट्रोक होगा तो आपके दिमाग, दिल और गुर्दे तीनों असर करेंगे, वो शख्स के जो नॉर्मल एडल्ट है, यानी उसको कोई बीमारी नहीं है।
4 साल से कम बच्चे, जो मेडिकल साइंस कहती है रिसर्च, और 65 साल या 70 साल से ज़्यादा लोग जो होते हैं उम्र में, जो डिपेंडेंट होते हैं, ख्याल नहीं रख से या जिनका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है, वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं हीट स्ट्रोक के। राइट, ठीक है। अच्छा, हीट स्ट्रोक एक आखिरी स्टेज होती है हीट इलनेस की। जी जी। यानी पहले तो गर्मी दाने निकले, ठीक है, वो आप घर पे नहा रहे हैं, पाउडर लगा रहे हैं, हल्के कपड़े पहन रहे हैं, फिर आता है हीट क्रैम्प्स। अगर मजदूर है, पेपर बाल्टी वाला है, सब्जी वाले जो रोड पे जा रहे हैं बेचारे मजबूर हैं, उनको कैसे करना, वो फिर आते हैं क्रैम्प्स के साथ, जोड़ों में दर्द और खिंचाव होता है। थर्ड स्टेज होती है हीट एग्जॉस्शन की, जिसमें सबसे पहले मेडिकल स्टूडेंट्स हम देख रहे होते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो सर में दर्द की कंप्लेन करते हैं। ये एक स्टेज है जिसके ऊपर आप एहतियाती तदाबीर ले लें, और इसमें अगर आप बच जाएं, यानी कि बचेंगे कैसे, अननेसेसरी ना निकलें सड़कों पे, बहुत कोई काम है तो करें, अपने डे लाइट को ऐसे इस्तेमाल करें कि जैसे सुबह फजर के टाइम पे हीट की इतनी ज़्यादा शिद्दत नहीं होती, और 11 बजे ये बताएंगे बहुत ज़्यादा होती, 11 से 3, तो अपने सारा काम करना है, किचन का काम करना है, ख़वातीन वो सारे वहाँ पर करें, पहले कर लें। और फिर कपड़े, जैसे कहते हैं हर कोई कह रहा है हल्के रंग के कपड़े पहने, ऐसे कपड़े पहने जिसमें से हवा जो है ना थ्रू हो, यानी आर पार, जैसे जॉर्जेट है, शिफॉन है, जर्सी कपड़ा, आप इस तरह मोटे कपड़े ना पहने ताकि आपका पसीना सूखे तो आपकी बॉडी कूल हो जाएगी। हीट वेव्स के साथ ये ज़्यादा बताएंगे कि ह्यूमिडिटी का लेवल कितना है, नमी का, क्योंकि अगर हीट इतनी ना हो लेकिन नमी भी अगर बढ़ जाए तो वो बॉडी को कन्वेक्शन और कंडक्शन आपने पढ़ा होगा, उसके थ्रू वो उसको पास करके कूल डाउन करती, वो नहीं कर सकती। सही। अच्छा, आपने जिक्र किया ना क्रैम्प्स का, ये तो आजकल मैं भी फील कर रहा हूँ बॉडी के अंदर, मुझे भी ये फील हो रहा है, तो यकीनन मेरी कुछ आउटडोर एक्टिविटीज थी, आई थिंक दैट माइट बी द रीज़न। तो एहतियात करनी बड़ी ज़रूरी है और आपको भी एहतियात करनी है। बहरहाल जी, जवाब, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने भी जिक्र किया कि क्रैम्प्स की सिचुएशन भी हो सकती है, दीगर और भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, बचना बड़ा ज़रूरी है। ह्यूमिडिटी वाला फैक्टर भी एक तो डिस्कस कर लेते हैं, डॉक्टर साहिबा ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया है। साथ साथ मानसूनल जो स्पेल्स हैं वो कब से एक्सपेक्टेड है, हम एंटर तो आई थिंक होने वाले हैं ना, एग्जैक्ट डेट्स बताइएगा कि मानसून का जो प्रेशर बिल्डिंग वो कब होती है। देखिए उमर भाई, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ने जैसे ह्यूमिडिटी का फैक्टर, बिल्कुल बड़ा पॉजिटिव वो है, आप यकीन करें इन दिनों जो हमारे यहाँ जो कराची में पिछले 1.5-2 हफ्ते से जो ह्यूमिडिटी लेवल चल रहे हैं इंतहाई ज़्यादा हैं, हीट इंडेक्स जो है वो इंतहाई ज़्यादा है। पिछले हफ्ता 10 दिन से जो है मेरे अपने वेदर स्टेशन पे क्लिफ्टन के एरियाज़ में, स्पेशली जो समंदर के करीब जो एरियाज़ हैं, क्लिफ्टन, डिफेंस, आपके कोरंगी के एरियाज़ हो गए, यहाँ पर ह्यूमिडिटी लेवल्स डेली बेसिस पे जो है वो 60 to 70% है, और जो फीज लाइक टेम्परेचर है वो डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट 50 या 51 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है पिछले हफ्ता 10 दिन से लगातार। फीज लाइक टेम्परेचर वो होता है कि जब एयर टेम्परेचर एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जिस तरह हम अपने फ़ोन्स में या वैसे देखते हैं, हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से जो वेपर्स में जो हीट एब्जॉर्प्शन होती है और जो ह्यूमन बॉडी को जो फील होता है, भले से टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री हो, लेकिन अगर नमी ज़्यादा है, 55-60% तक है, तो वो हमें जो फील होता है वो 45 या 50 डिग्री तक भी चला जाता है, फील्स लाइक बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ जाता है। एग्जैक्टली, वो बेसिकली वो चीज़ होती है जिसमें आप एक्सेसिव स्वेटिंग होती है आपको, और फिर जो हीट स्ट्रोक के, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि जो सारे उसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, आप हीट स्ट्रोक का शिकार होते हैं। तो ये आने वाले दिनों में ये जो सिलसिला है ये मज़ीद 2 से 3 दिन इसी तरीके से कंटिन्यू करेगा, स्पेशली जो हीट वेव टाइप अभी सिचुएशन है हमारे पास, हीट वेव है, थोड़ी बहुत ड्राई विंड्स का इंकर्जन होगा, थोड़ी बहुत जो है वो कुछ एरियाज़ में जो है वो थोड़ा सा ह्यूमिडिटी लेवल्स कम हो सकते हैं, लेकिन स्पेशली जो सी फेसिंग एरियाज़ हैं, जो समंदर के करीब जो भी लोग इस वक्त मौजूद हैं, वो इस हवाले से खासा ख्याल रखें, क्योंकि इन एरियाज़ में एसएच कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। फील्स लाइक 48 से 50 डिग्री ही चलेगा, एग्जैक्टली, इवन कि रात के टाइम पे भी जो है वो 35 से 38 डिग्री जो है वो फील हो, हवा भी गर्म है रात के टाइम भी, हवा भी गर्म है, इनफैक्ट हवा तो वैसे ही बहुत ज़्यादा स्लो है इन दिनों, क्योंकि विंड डायरेक्शन चेंज हुई हुई, और यही वजह है कि टेम्परेचर राइज हो रहा है। मानसून के हवाले से जिस तरह आपने बताया, तो देखें ऑफिशियली जो हमारे यहाँ जो शुरू होता है वो जुलाई के फर्स्ट वीक से 5 से 7 जुलाई जो है वो ऑफिशियल डेट्स होती हैं, लेकिन इस साल जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मानसून जो है वो अबव नॉर्मल रहेगा, मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी, स्पेशली हमारे नॉर्दर्न और सेंट्रल पंजाब में, और फिर आ गया हमारा सदर्न सिंध, सदर्न सिंध में इंक्लूडिंग कराची, ज़्यादा बारिश का सिलसिला हो सकता है, एग्जैक्टली, मामूल से ज़्यादा बारिशें हैं। और ये जो इस वक्त हीट वेव जो चल रही है, ये सारी चीज़ें जो है वो आने वाले सीजन से इंटरकनेक्टेड हैं। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी हमारे यहाँ जो है वो उतनी ज़्यादा जो है वो अगला जो सीज़न आएगा वो उसे इतना ज़्यादा सपोर्टिव होगा। अच्छा, कुछ दिन पहले हमारे पास सरदार सरफराज साहब भी आए थे, उन्होंने भी सेम बात यही की थी
کہ جو اس دفعہ مونسونل جو سپیلز ہیں نا ان سے تھوڑا سا احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا کیٹاسٹرافک بھی ہو سکتے ہیں. سندھ نے بڑے مشکل حالات دیکھے ہیں, پنجاب نے دیکھے, بلوچستان گوادر ہم نے دیکھا کہ ہمارا بڑا خوبصورت خطہ ہے, وہ بہ گیا تھا کچھ عرصہ پہلے. تو اس دفعہ مونسون میں بھی کوئی سیفٹی پریکاشن لینے کی ضرورت ہے؟ بالکل, سیفٹی پریکاشن تو 110% ضروری ہیں, کیونکہ آنے والا جو سیزن ہے وہ ایک تو ابو نارمل ہوگا, اللہ نہ کرے, لیکن تھوڑا بہت ایسے پروجیکشنز ہیں کہ تھوڑی بہت فلڈنگ سچویشن بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ ہم نے پچھلے 3-4 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر مہینے میں جو ہے وہ ہمارے یہاں مغربی ہواؤں کے سسٹم سے بھی جو ہے وہ کافی بارشیں ہو رہی ہیں. ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں شدید بارش, فلڈنگ سچویشن ہو گئی تھی. تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غیر معمولی ہیں, اور ایک لمٹ ہوتی ہے, ایک سوئل کی جو واٹر ایبزارپشن کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. اب اس طریقے سے کنٹینیو اگر اس طریقے کے سپیل آ رہے ہیں اور پھر ایک ابو نارمل آلریڈی معمول سے زیادہ ایک مونسون کا سیزن ہوگا جو کہ ہمارے یہاں تقریباً 2.5 سے 3 مہینے تک بھی کنٹینیو کر جاتا ہے, تو اس میں جو ہے وہ پھر کافی زیادہ جو ہے وہ سچویشن بیڈ ہو سکتی ہے. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے جی, بڑا آپ نے زبردست اس پہ روشنی ڈالی. ڈاکٹر صاحبہ, سچویشن کی اگر بات کریں موجودہ, چونکہ آپ نے تو بہت زبردست بتایا, ایک اور تاثر بھی ہے کہ دنیا میں کچھ جگہوں پہ رپورٹ ہو رہا ہے جہاں جہاں گرم علاقے ہیں وہاں ہارٹ اٹیک کے ریٹ بھی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. از اٹ کنیکٹڈ ود ہیٹ اسٹروک؟ کوئی ایسی سچویشن آ سکتی ہے دل کے امراض کی یا پھر دیگر جو باڈی میں آلریڈی ایشوز چل رہے ہیں, کیا یہ ہیٹ اسٹروک اس کو بھی ٹریگر کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. اگر میں اس کو لے مین کے طور پہ آپ کو ایک ایگزامپل دوں. بالکل, جی جی. ہیٹ ایگزاسشن جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہ تو ایسا ہے کہ آپ پریونشن کر دیں گے, احتیاط لے لیں, چھتری اور جو بھی آپ نے لینا ہے, کپڑے وغیرہ ٹائم پہ سے نکلیں. ہیٹ اسٹروک میں باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے نا وہ ان کنٹرول ہو جاتا ہے, یعنی باڈی لوزز اٹس کنٹرول اپون دا ٹیمپریچر. ٹھیک ہے, اچھا ٹیمپریچر ہمارے ہاں فیرن ہائٹ اور ڈگری سینٹی گریڈ میں تو لوگ ذرا وہ کرتے ہیں, تو 198.8 جو ہے فیرن ہائٹ وہ نارمل ٹیمپریچر ہے. یہاں پر 104 تک جب چلا جاتا ہے. ایگزامپل دوں گی انڈے کی, ٹھیک ہے, اگر میں ایک انڈا لوں کچا, اس کی تو یہ ہے نا کہ وہ کسی پرندے کا ہے, اس میں اس کی اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈالا ہے کہ اس میں سے بچہ نکلے گا, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں اس کو بوائل کر دوں ایک طرف اور ایک طرف میں اس کو فریزر میں رکھوں, تو کیا وہ دونوں انڈے وہ کوالٹی وہ ہوگی جس میں بیبی نہیں بنے گا نا. تو دونوں کے اندر ایک میں کرسٹلائزیشن ہوتی ہے, یعنی ایکسٹریم آف ویدر, اس میں برف جم جاتا ہے. ایک طرف ہوتا ہے کہ وہ کوگولیٹ ہو جاتا ہے, جم جاتا ہے. تو جب ہماری باڈی اتنا زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے اور وہ ٹھنڈی نہیں ہوتی, تو جسم کے جو آپ کہہ رہے ہیں نا ہارٹ اٹیک ٹریگر ہو سکتا ہے, برین کے اندر ڈیمیج ہو سکتے ہیں سیلز, اور برین ہیمریج کے ساتھ پیشنٹ فٹس کے ساتھ انکانشیس اور کوما کے ساتھ آتے ہیں. اور کسی کو پہلے سے ہارٹ کا پرابلم ہے, بلڈ پریشر کا پرابلم ہے, یا وہ ایسی دوائیاں لے رہا ہے جس میں سے پیشاب کی گولی ہے, نمکیات نکل رہی ہے, تو وہ تو فوراً ہی مطلب یہی بتانے کی کوشش, ہاں وہ ہائیڈریٹ رکھے گا, اور ان دوائیوں کو بھی اس نے پھر احتیاط سے لینا ہے کہ اس نے اپنے فزیشین سے کہ میں لوں یا نہ لوں. ٹھیک ہے. تو ہارٹ اٹیک کے چانسز ہیں, بالکل ہو جاتے ہیں, اور کڈنی ڈیمیج کے بھی چانسز ہوتے ہیں. اور ہیٹ اسٹروک کے ساتھ ساتھ دوسری بیماریاں, یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنے وائرسز اور بیکٹیریا ہیں, تو پھر لوز موشن کے ساتھ لوگ آتے ہیں, اس میں مزید آپ پانی جو ہے نا لوز کرنا شروع کرتے ہیں, وہ اور ڈی ہائیڈریشن کر دیتا ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. تو احتیاطی تدابیر بڑی ضروری ہے, لازمی ہے کہ آپ اس نوبت میں نہ آئے. بالکل ٹھیک ہے کہ ہم اکثر یہ پہنچ جاتے ہیں نا جب ڈاکٹر تک نوبت آ جاتی ہے ہاسپٹل جانے کی, پھر تھوڑا سا ریئلائز کرتے ہیں کہ نہیں پہلے کر لیا ہوتا تو بہتر. تو آئی تھنک احتیاط بہت ضروری ہے رادر دین آپ مشکل صورتحال میں چلے جائیں. اچھا جواد, آپ نے بڑی خوشی کی خبر تو سنائی ہے کہ ایک اسپیل جو ہے بارشوں کے, کیونکہ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ بارشوں کا سلسلہ ہے, اور آئی تھنک اللہ پاک اس سے رحمت ہی رکھیں گے, زحمت. اللہ پاک بڑا محبت کرنے, اپنی امت کو بڑا محبت کرتے ہیں. یقیناً ایک ایسا سلسلہ کہ جہاں بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں یا پھر اس طرح کی جو فلڈنگ سچویشن اگر آ جاتی ہے لیٹ سپوز, تو ایسی سچویشن میں یہ جو سپیلز ہیں یہ کب تک جاری رہ سکتے ہیں؟ کیا پورا مہینہ یہ بارشوں کا سلسلہ ایکسپیکٹڈ ہے, یا پھر جولائی کا مہینہ ہے, یا آگے اگست کا مہینہ ہے؟ تو اس میں ویدر پریڈکشنز کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے عمر بھائی, موسٹلی تو یہ مونسون سیزن میں ہی ہوگا. ہمارے یہاں یہ شروع ہوتا ہے جولائی کے فرسٹ ویک سے, اور تقریباً یہ اسٹریچ آؤٹ ہوتا ہے مڈ آف سپٹمبر تک. بالکل صحیح. یہ کور سیزن ہوتا ہے ہمارے یہاں جو مونسون کی مین بارشیں ہوتی ہیں, پیک پہ ہوتا ہے. ابھی جو ہے وہ جون کے مہینے میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا پری مونسون بھی جو ہے وہ اس دفعہ ایکٹیو رہے گا. انفیکٹ کراچی والوں کے لیے اس وقت جو بہت شدید گرمی ہے,
ریلیف یہ ہے کہ جی جی 4 5 6 تاریخ کے آس پاس جو ہے وہ کافی اچھا جو ہے ایک بار پھر ویدر ہو جائے گا. ہیٹ ویو جیسے ہی ختم ہوگی, سمندری ہوائیں بحال ہوں گی, تو آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کا ایک اسپیسیفک ویدر ہوتا ہے مونسون سے پہلے. شام میں جو ٹھنڈی ہوتی ہے, شام میں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں, سمندری بادل آ جاتے ہیں, رات کے ٹائم پہ کہیں نہ کہیں ڈریزل, تھوڑا بہت پاسنگ شاورز, ارلی مارننگ تک یہ سلسلہ چلتا ہے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. کوسٹل ایریاز میں یہ پری مونسون تھوڑا سا زیادہ ایکٹیو ہوگا, پہلے ہوگا, اور پھر ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جون کے مہینے میں کم سے کم 2 ایسے اسپیل ہوں گے جو ویسٹرن ڈسٹربنس پلس تھوڑی سی پری مانسون انٹریکشن کی وجہ سے جو ہے وہ اسپیشلی پنجاب اور ہمارے ناردرن ایریاز میں جو ہے وہ انشاءاللہ آنے والے ہفتوں میں جو ہے وہ اچھا موسم بھی رہے گا اور بارشیں بھی تھوڑی سی بہتر. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو بقرہ عید ہے انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے 16 17 18 16 17 میں سے کسی ایک ڈیٹ کو آ سکتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم تک موسم قدرے بہتر ہو جائے گا, یا جو کہ ظاہر ہے ایک قربانی کی صورتحال بھی ہوتی ہے, اوپن انوائرمنٹ میں سب نکلے ہوتے ہیں, ایک اللہ پاک کا فریضہ جو کہ پورا کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم موسم تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا؟ کافی حد تک بہتر ہو جائے گا, لیکن بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے. سائے کے نیچے رکھیں, موسم کیونکہ جون کا مہینہ ہے, گرم ہوتا ہے, ہیومڈ ہوتا ہے. اور جانوروں کو بھی پروٹیکٹ کریں. میں تو یہاں سے میسج دوں گا کہ جو ہمارے جانور ہیں ان کو بھی پروٹیکٹ کریں, انہیں شیلٹرز دیں, یا بالکل ان کو تو لازمی ضروری ہے. پچھلے کئی سال سے تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں, جس سیزن میں ہمارے یہاں بقرہ عید آ رہی ہے ہر سال جو ہے وہ انسیڈنٹس ہوتے ہیں گرمی کی وجہ سے. انہیں پراپر وینٹیلیٹر دیں, پنکھے دیں, کیونکہ جانور کا جو ٹیمپریچر ہے باڈی ٹیمپریچر وہ انسانوں کے باڈی ٹیمپریچر سے کافی زیادہ ہوتا ہے. سیکنڈلی یہ کہ جون میں بھی جو ہے وہ جہاں یہ سلسلہ تو رہے گا, لیکن ایک آدھا ہیٹ ویو کا جو ہے وہ اور خدشہ ہے, آ سکتی ہے. ملک کے اکثر علاقوں میں جو ہے وہ ایک آدھا ہیٹ ویو کا جو ہے وہ سچویشن ایک بار پھر ہو سکتی ہے, اسپیشلی جون کے دوسرے ہفتے میں, یعنی کہ بقرہ عید سے کچھ عرصہ پہلے ہی اگر آپ سمجھیں تو ان دنوں میں بھی جو ہے وہ موسم ایک بار پھر جو ہے وہ بڑھتا ہوا گرم ہوتا ہوا نظر آئے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, میں آپ چونکہ ظاہر ہے انسانوں کی تم بات کر رہی ہیں, جانوروں کو پروٹیکٹ کرنا کیونکہ ظاہر ہے ایک بڑے پیمانے پہ قربانی کی جاتی ہے پاکستان میں, تو خود بھی ساتھ ساتھ شیلٹر میں یعنی چھاؤں میں اختیار کریں, اپنے آپ کو بہتر رکھیں. جانوروں کی کس طرح بھی ساتھ ساتھ کیئر کی جا سکتی ہے کہ ایٹ لیسٹ انہیں بھی ہائیڈریٹ رکھیں؟ ہم اکثر بھول جاتے ہیں, رکھ کے لے تو آتے ہیں لیکن پھر فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں اس کو. دیکھیں وہ بھی کھانا کھائے گا تو اس کے لیے چارے کے انتظام کے ساتھ اس کے سونے کا انتظام, اس کا شیلٹر کا انتظام, اور موسم ٹھنڈا رکھنے کا بھی پانی, ہاں ٹھنڈا پنکھے وغیرہ لگوا کے رکھیں, نہیں تو وہ بیمار ہو جائے گا. مطلب اچھا اس لیے کہ ہمارے جو کراچی والا ایریا جیسے یہ بتا رہے ہیں نا, مانسون کی وجہ سے یہاں ہیومیڈیٹی زیادہ ہے, شاید دوسرے علاقوں میں شاید یہ پرابلم اتنے نہ ہو. اور اگر ہم ایک جو میں بار بار جب یہ بات کر رہے تھے میرے دماغ میں آ رہا تھا پلانٹیشن. دیکھیں آپ ابھی تو ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں نا, مطلب اس وقت ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, آپ پریونشن کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ پلانٹیشن, اتنے درخت کاٹتے ہیں, آپ درخت لگائیے, پھل آ رہے ہیں, اس کے بیج ہیں, ہر بندہ اور نہیں تو بالکل جو درخت کچھ بھی نہیں دیتا وہ چھاؤں دیتا ہے, وہ چھاؤں دیتا ہے. چلیں آپ پھل دار نہیں بھی لگاتے, کتنے ہم لوگ پھل کھا کے بیج پھینک دیتے ہیں. جی پھل لگائیے, آپ کو نہیں تو آپ کے آگے آنے والی جنریشن کو کام ہے. کتنی بلڈنگز بن گئی ہیں, کتنی کنسٹرکشن ہے, کتنی ہیٹ ویوز کی وجہ سیٹلائٹ اور ریڈیشنز ہو رہی ہیں, ہر جگہ گاڑیوں میں اے سی چل رہا ہے, تو یہ ساری چیزیں آپ کی ہیٹ کو مطلب میرے خیال سے وہ ڈسپرس ہی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ وہیں پر رہتی ہے. اور جانور بالکل افیکٹ ہوتا ہے. جانور جو ہوتے ہیں نا, جو سردی کے جانور ہوتے ہیں, آپ دیکھیں گے ان کے بال بڑے ہوتے ہیں, ان کی اسکن اس کی تھک ہوتی ہے, وہ اڈیپٹ کر لیتے ہیں. گرمی میں جو رہتے ہیں جانور اپنے حساب سے اڈیپٹ کرتے ہیں, لیکن وہ بھی بیچارہ ایک لمحے تک کرتا ہے, پھر یہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں. تو ان کا پانی کا خیال, ان کی صفائی کا خیال, ان کو نہلانا ہے, ان کو شاور دینا ہے تاکہ وہ کلین اپ رہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ بڑا پازیٹیو میسج تھا, میں چاہتا تھا آپ کی طرف سے آئے. جواد بھائی, جب ہم ذکر کر رہے ہیں چونکہ موسم کی شدت بھی ہے اور یہ ساری سچویشنز بھی ہیں, تو ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیٹ ویوز کا سلسلہ تو ایک طرف, جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ یہ بڑا ضروری ہے, خاص طور پر جو پرندے ہیں, باقی جو لوگ ہیں یا دیگر جو اللہ پاک کی مخلوق ہے, اس کے لیے ہم پانی رکھیں کتنا ضروری ہے. پھر پلانٹیشن کی بات, کیونکہ آپ کے منہ سے بھی سننا بہت, ڈاکٹر صاحبہ نے تو بڑا اچھے سے ذکر کیا, آپ بھی بولیں گے تو دونوں شخصیات بڑا اثر رکھتی ہیں. پلانٹیشن کی ہم نے تو کاٹ ہی دیے ہیں, ہم لگا نہیں رہے اس وقت, اور پھر جب لگانے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جگہ نہیں ہے ہمارے پاس. تو اللہ پاک کی تو زمین کھلی ہے, لگاتے جائیں, کیا کہیں گے؟ بالکل عمیر بھائی, آپ جانوروں کی اسپیشلی بات ہو رہی ہے, تو آپ میں چاہوں گا کہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے ایک یہ میسج بھی جائے کہ ان دنوں اسپیشلی جو ہے وہ کافی زیادہ سخت موسم ہے, ہیٹ ویو ہے, تو کوشش کریں کہ جتنا زیادہ آپ کسی سائیدار جگہ پہ جو ہے وہ جانوروں کے لیے, بے زبان جانوروں کے لیے پانی رکھ سکیں, ان کے لیے کھانے کا انتظام کر سکیں. اسپیشلی چلے صرف اسی موسم کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں یہ بے زبان جانور ہیں, ان کی خدمت کرنا جو ہے وہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے, چاہے وہ پرندے ہوں یا دیگر جو بھی جانور ہوں. جس طرح ہم فیل کرتے ہیں, ہماری
हालत ख़राब हो जाती शायद है, हमसे ज़्यादा फील करते उस होंगे। तरह वो जी, जानवर भी जो बिल्कुल है ऐसे वो ही। बेचारा भी जो है वो बहुत ज़्यादा इस मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त करता है। सेकेंडली प्लांटेशन की बात है तो देखिए वो तो हम आपको पता है कि जब भी हमारी बात होती है हम हाँ, इस चीज़ पे जो है साथ वो जुड़ा हुआ होता हमेशा है, ये topic। जोर देते हैं जी, कि जी। इमरजेंसी बेसिस पे करने की ज़रूरत है, इसमें सोचा जाए, करा जाए, जगह देखी जाए, ये नहीं है। नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल हम और आप सिर्फ हम अपने ही हिस्से का अगर एक आध दरख्त भी लगा देना तो माशाल्लाह कराची में वैसे ही अगर सिर्फ और कराची पूरे की बात पाकिस्तान करें में 24 से 25 करोड़ आवाम तो इतने दरख्त आप परवान देखें चढ़ जाएंगे, सिर्फ बिल्कुल। एक बंदा सिर्फ एक अपना बिल्कुल, ही बिल्कुल, अपने हिस्से का एक बिल्कुल। दरख्त लगा दे, ये हमारे लिए अभी शायद इतना ज़्यादा नहीं होगा लेकिन हमारी आने वाले नस्लों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बेशक। क्योंकि हर गुजरते साल के साथ जो है वो मौसम एक्सट्रीम होता चला जा रहा है, चाहे वो हीट वेव्स हों, चाहे वो बारिशें हों, चाहे वो सर्दी के मौसम सही, हो। सही। सेकेंडली जो सबसे बड़ा जो फेज़ है, देखिए प्लांटेशन तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ये तो हम कर सकते हैं कि एटलीस्ट जो दरख्त मौजूद हैं उन्हें तो सिक्योर करें, उन्हें तो बेदर्जी से ना काटें, उन्हें तो पहले आप सिक्योर करें कि जो चीज़ ऑलरेडी मौजूद है, साल साल से लगी हुई है और वो आपको फ़ायदा दे रही सही, है, सही, तो बिल्कुल। सबसे पहले उन्हें सिक्योर करें। उसके बाद सेकंड फेज़ में जो है वो हमें किस तरीके से प्लांटेशन करनी है, क्या करना है, उस पर जोर दें और इंडिविजुअली हर बंदा अपना खुद एक करेगा ना तो इससे भी बहुत बड़ा हमारे मुल्क के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। जवाद मेमन साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर शाइस्ता आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। यकीनन जहाँ बात हो रही है, उम्मीद करते हैं आज कुछ चीज़ें हमने बहुत अहम डिस्कस की और ज़ाहिर है अमूमन आप सुनते भी रहते हैं, बड़े एम्पावर्ड भी हैं, आपको इन्फॉर्मेशन भी पूरी है, लेकिन एहतियात बड़ी ज़रूरी है, फॉर ग्रांटेड ना लें ऐसी किसी सिचुएशन को। ये तमाम तर जो हालात अब हैं इस वक्त, जो गर्मी की शिद्दत है ये भी टल जाएगी, एक बड़ी अच्छी उम्मीद है आने वाले चंद दिनों में, लेकिन ये जो दौर अभी है इससे महफूज रहें और साथ साथ अपने आप को भी महफूज रखें। जो परिंदे हैं उनके लिए भी पानी रखें, जैसे हमने बात की, साथ साथ जो जानवर हैं, दीगर अल्लाह पाक की मखलूक है, उनका भी ख्याल करें। उनको शायद हमसे ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है, वो बता भी नहीं सकते, हम तो शायद बता भी देंगे और उसका इजहार भी कर देंगे, लेकिन इस पूरी कायनात में इंसान जो है वो अफजल तरीन है और इंसान ही को पूरी कायनात की हिफाजत करनी है। तो हम लोग करेंगे एफर्ट, तो मेरे ख्याल से जो मुल्क है ये बहुत बेहतर अंदाज से मौसम की सूरत हाल अडॉप्ट कर सकता है। बहरहाल जी, हमें दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। आपसे मुलाकात होगी कल। खुदा हाफ़िज़।